एक दौर था जब राजनीति के बड़े बड़े महारथी सिर्फ एक खास वर्ग और खानदान के दम पर अपनी सरकारें चलाते थे। लेकिन फिर लखनऊ के सत्ता के गलियारों में एक ऐसी महिला ने कदम रखा जिसने बिना किसी गॉडफादर के अकेले दम पर पूरे सिस्टम की नींव हिला दी। लोग जिसे नज़रअंदाज करने की भूल कर रहे थे, उसी आयरन लेडी ने 4 बार देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सत्ता अपने हाथों में थामकर इतिहास ही पलट कर रख दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईएएस अफसर बनने की तैयारी कर रही एक साधारण लड़की आखिर भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री कैसे बनी? और 2 जून 1995 की वो कौन सी खौफनाक रात थी जिसने मायावती को रातों रात भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा और निर्भीक खिलाड़ी बना दिया? अगर आप भी इस हैरत अंगेज और संघर्ष भरे राजनीतिक सफर की पूरी इनसाइड स्टोरी जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आज का ये वीडियो भारतीय राजनीति का वो सच दिखाने वाला है जो किताबों में भी आपको नहीं मिलेगा। ये कहानी शुरू होती है 15 जनवरी 1956 को, जब दिल्ली के एक साधारण और मध्यम वर्गीय परिवार में मायावती का जन्म हुआ। उनके पिता प्रभुदास डाक विभाग में एक मामूली कर्मचारी थे और मां रामरती एक गृहिणी थी। मायावती का बचपन बेहद सादगी में बीता, लेकिन बचपन से ही उनके भीतर एक अलग तरह की जिद और आत्मविश्वास था। वो अपनी पढ़ाई को लेकर बेहद गंभीर थी। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से बीए किया, फिर एलएलबी की डिग्री ली और उसके बाद बीएड किया। मायावती का केवल एक ही सपना था, देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली परीक्षा यूपीएससी पास करके एक आईएएस अधिकारी बनना। वो दिल्ली के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और रात दिन एक करके आईएएस की तैयारी में जुटी रहती थी। उनका मानना था कि एक प्रशासनिक अधिकारी बनकर ही वो समाज के पिछड़े और शोषित वर्ग के लिए कुछ बड़ा कर सकती है। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कोई और ही रास्ता चुन रखा था, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें अफसर नहीं बल्कि अफसरों को आदेश देने वाली मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाने वाला था। यह साल 1977 की बात है। बहुजन आंदोलन के जनक और ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन यानी बामसेफ के संस्थापक कांशीराम की नज़र पहली बार मायावती पर पड़ी। मायावती ने एक कार्यक्रम में नेताओं के दोहरे रवैये पर इतनी निडरता से भाषण दिया था कि कांशीराम दंग रह गए। कांशीराम ने मायावती के अंदर की उस चिंगारी को पहचान लिया। वो सीधे मायावती के घर पहुंचे और उनसे एक ऐसी बात कही जिसने मायावती की पूरी जिंदगी बदल दी। कांशीराम ने मायावती की आंखों में आंखें डालकर कहा था, तुम एक आईएएस अफसर बनकर क्या करोगे? तुम एक अफसर बनोगी तो किसी नेता के इशारे पर काम करोगे। मेरे साथ राजनीति में आओ, मैं तुम्हें एक दिन इतना बड़ा नेता बनाऊंगा कि एक नहीं दर्जनों आईएएस अफसर तुम्हारे दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़े रहेंगे और तुम्हारे आदेश का इंतजार करेंगे। कांशीराम की इस बात ने मायावती के दिल को छू लिया। पिता के विरोध के बावजूद मायावती ने आईएएस बनने का अपना सपना छोड़ दिया और शोषितों के हक की लड़ाई के लिए राजनीति के कठिन मैदान में उतर गईं। 14 अप्रैल 1984 को कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की स्थापना की और मायावती इस नई पार्टी की सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभरी। शुरुआती दिन बेहद संघर्षपूर्ण थे। न पैसा था, न संसाधन और न ही मीडिया का समर्थन। बीएसपी के कार्यकर्ता साइकिलों पर घूम घूम कर दीवारों पर नारे लिखकर पार्टी का प्रचार करते थे। मायावती ने दिन रात एक कर दिया। वो गांव-गांव जाकर दलितों, पिछड़ों और वंचितों को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने लगी। मायावती का शुरुआती चुनावी सफर बिल्कुल आसान नहीं था। 1984 में उन्होंने मुजफ्फरनगर की कैराना सीट से अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गईं। 1985 और 1987 के उपचुनावों में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मायावती हार मानने वालों में से नहीं थी। उनकी आवाज़ में वो कड़कपन और भाषणों में वो धार थी जिसने बहुत कम समय में उत्तर प्रदेश के दलित समाज को अपना दीवाना बना दिया। आखिरकार 1989 में उनकी मेहनत रंग लाई और वो बिजनौर लोकसभा सीट से जीतकर पहली बार संसद पहुंची। 1990 के दशक की शुरुआत में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया भूचाल आया। राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था और बीजेपी बेहद मजबूत हो रही थी। ऐसे में बीएसपी के कांशीराम और समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव ने हाथ मिलाने का फैसला किया। नारा गुंजा, मिले मुलायम, कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। 1993 के विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा गठबंधन ने जीत हासिल की और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। मायावती इस सरकार में बेहद प्रभावशाली भूमिका में थी, लेकिन ये गठबंधन ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाला था। जून 1995 का वो दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है, जिसे लखनऊ गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है। 2 जून 1995 को मायावती लखनऊ के मीराबाई मार्ग पर स्थित स्टेट गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 8 में अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थीं। बीएसपी ने सपा सरकार से समर्थन वापस लेने का मन बना लिया था। जैसे ही ये खबर मुलायम सिंह यादव के समर्थकों तक पहुंची,
सैकड़ों की संख्या में उपद्रवियों और सपा कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस पर धावा बोल दिया। गेस्ट हाउस का बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया गया। उपद्रवी हाथों में लाठी डंडे और हथियार लेकर मायावती के कमरे की तरफ बढ़े। बीएसपी के विधायकों के साथ मारपीट की गई और मायावती को जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी। उस वक्त मायावती के साथ कुछ ही वफादार लोग मौजूद थे। उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। माहौल इतना खौफनाक था कि मायावती की जान पर बनाई थी। उस भयावह रात में अगर किसी ने निडरता दिखाई तो वो थे बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी। उन्होंने पुलिस और अपने समर्थकों के साथ मिलकर दबंगों का मुकाबला किया और मायावती की सुरक्षा में ढाल बनकर खड़े हो गए। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद मायावती को उस गेस्ट हाउस से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस एक घटना ने मायावती को अंदर से और ज़्यादा कठोर और मजबूत बना दिया। अब वो सिर्फ एक नेता नहीं थी, वो एक ऐसी योद्धा बन चुकी थी जो किसी भी चुनौती से टकराने को तैयार थी। गेस्ट हाउस कांड के ठीक अगले ही दिन यानी 3 जून 1995 को 39 साल की उम्र में मायावती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी के बाहरी समर्थन से बनी इस सरकार ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। मायावती भारत के इतिहास में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली दलित महिला थी। यह सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि सदियों से दबे कुचले और शोषित समाज की एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति थी। मुख्यमंत्री बनते ही मायावती ने शासन चलाने का अपना अलग ही अंदाज दिखाया, जिसे लोग मायावती मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहने लगे। उन्होंने राज्य की नौकरशाही पर सख्त पकड़ बनाई। जो अफसर कभी नेताओं को अपनी उंगलियों पर नचाते थे, वो मायावती के एक फ़ोन कॉल से कांपने लगे। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए उन्होंने अपराधियों और भूमाफियाओं पर कठोर कार्रवाई की। हालांकि बीजेपी के साथ मतभेदों के कारण उनकी पहली सरकार महज 137 दिनों में गिर गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में अस्थिरता का दौर शुरू हुआ। मायावती मार्च 1997 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी और ये सरकार भी 6 महीने के रोटेशनल फॉर्मूले के तहत बीजेपी के सहयोग से चली। इसके बाद मई 2002 में वो तीसरी बार यूपी की कमान संभालने में कामयाब हुई। हालांकि इस दौरान गठबंधन की मजबूरियों के कारण उनकी सरकारें लंबे समय तक नहीं टिक पाईं, लेकिन हर बार जब वो सत्ता में आती, अपने फैसलों से पूरे देश को चौंका देती थी। मायावती का शासनकाल केवल कड़े प्रशासनिक फैसलों के लिए ही नहीं, बल्कि उनके दूरगामी इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक बदलाव के कार्यों के लिए भी जाना गया। उन्होंने लखनऊ और नोएडा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, मान्यवर कांशीराम स्मारक और बुद्ध पार्क जैसे भव्य स्मारकों का निर्माण कराया। आलोचकों ने इसे पैसों की बर्बादी कहा, लेकिन मायावती के समर्थकों के लिए ये दलित स्वाभिमान और पहचान का प्रतीक था। इसके साथ ही उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स की नींव रखी, जिसने यूपी की कनेक्टिविटी को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 2007 उत्तर प्रदेश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। मायावती ने एक ऐसा राजनीतिक प्रयोग किया जिसकी कल्पना उनके विरोधियों ने भी नहीं की थी। उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर स्ट्रोक खेला। दलित और मुस्लिम समीकरण के साथ साथ उन्होंने ब्राह्मणों को भी अपने साथ जोड़ा। बीएसपी का नया नारा गूंजा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और जब 2007 के चुनाव नतीजे आए तो पूरा देश दंग रह गया। बीएसपी को 206 सीटें मिली और 15 सालों के लंबे अंतराल के बाद उत्तर प्रदेश में किसी एक पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 13 मई 2007 को मायावती ने चौथी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और इस बार उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया। उनके इस कार्यकाल को उत्तर प्रदेश के इतिहास में लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था का सबसे बेहतरीन दौर माना जाता है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबलियों और अपराधियों को जेल के पीछे डाला गया या वो राज्य छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। प्रशासनिक तंत्र इतना मजबूत था कि आधी रात को भी कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होती थी। लेकिन सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के साथ ही विवादों ने भी मायावती का पीछा नहीं छोड़ा। ताज कॉरिडोर मामला हो, एनआरएचएम घोटाला हो या फिर अपनी और हाथियों की मूर्तियां बनवाने का विवाद, विरोधी दलों ने मायावती पर भ्रष्टाचार और पैसों के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए। उनके जन्मदिन पर मिले करोड़ों रुपयों के उपहार और नोटों की मालाएं मीडिया की सुर्खियों में छाई रहीं। इन विवादों ने मायावती की छवि को नुकसान पहुंचाया और उनके विरोधियों को हमला करने का बड़ा मौका दे दिया। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में जनता ने बदलाव का फैसला किया और समाजवादी पार्टी सत्ता में आई। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में देश में मोदी लहर आई, जिसने यूपी के पूरे राजनीतिक समीकरण को ही ध्वस्त कर दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का खाता भी नहीं खुल सका और पार्टी शून्य पर सिमट गई। मायावती के राजनीतिक करियर का यह सबसे बड़ा झटका था। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक और अकल्पनीय दृश्य देखने को मिला।
जिन दो कट्टर विरोधी दलों के बीच गेस्ट हाउस कांड हुआ था, वही सपा और बसपा एक साथ आ गए। मायावती और अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया। इस गठबंधन से बीएसपी को फायदा जरूर हुआ और पार्टी ने 10 सीटें जीती, लेकिन ये बेमेल गठबंधन चुनाव के तुरंत बाद ही टूट गया। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव तक आते आते उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से बीजेपी और सपा के इर्द गिर्द केंद्रित हो गई। बीएसपी का जनाधार खिसकता चला गया। राजनीति के विश्लेषक कहने लगे कि मायावती का दौर अब खत्म हो चुका है, लेकिन राजनीति में किसी को भी कभी भी खारिज करना सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। आज मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे करके बहुजन समाज पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश कर रही हैं। वो दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्गों के युवाओं को फिर से अपने साथ जोड़ने के लिए नए सिरे से रणनीति बना रही हैं। 70 साल के करीब पहुंच रही मायावती आज भी यूपी की राजनीति का वो ध्रुव है जिसकी अनदेखी कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर सकता। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर अभावों से लड़ते हुए बिना किसी पारिवारिक बैकग्राउंड के भारत के सबसे बड़े राज्य पर 4 बार राज करना, मायावती की ये कहानी केवल एक राजनीतिक सफर नहीं है। ये कहानी है अदम्य साहस, कभी न झुकने वाले आत्मसम्मान और जिद्द की। मायावती ने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे बुलंद हों तो समाज की हर पुरानी सोच और बाधा को तोड़कर इतिहास की नई इबारत लिखी जा सकती है। दोस्तों, मायावती के इस निडर और संघर्षपूर्ण राजनीतिक सफर के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बीएसपी एक बार फिर से यूपी की राजनीति में धमाकेदार वापसी कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इतिहास के अनसुने राजनीतिक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।